नहीं सिर्फ जीत और हार का, मूल तत्व है यह जीवन की श्रृंगार। जोश का, होश का, उत्साह का, उमंग का, साहस के तरंग का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। Hearty wishes to all of you for National Sports Day. Dear children, every year National Sports Day is celebrated on 29 August on the birth anniversary of our sports icon and greatest player of the hockey, Major Dhyan Chand ji. He is also known as the Hockey Wizard of the India. Dear children, our Honorable Prime Minister also understands the importance of the sports and yoga, and thus he launched Fit India movement or campaign last year on the occasion of the Sports Day. In my opinion, for a powerful nation, it is extremely necessary that all of its people are healthy, happy and wise. No doubt we are independent, but we now need to be free. We are free but not fit. So now our motive should be work upon the direction so that we remains healthy and happy. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय पाल। मैं केंद्रीय विद्यालय एसपीजी द्वारका में क्रीड़ा शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ये जो कोई भी दिवस मनाते हैं, ये हम लोग किस लिए मनाते हैं। ये हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जिनके उपलक्ष्य में मनाते हैं उन्होंने हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। वो किसी भी फील्ड के हों, स्पोर्ट्स फील्ड के हों, आर्मी फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हों। तो हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मेजर ध्यानचंद जी, जिनको कि हम हॉकी का जादूगर कहते थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दोस्तों, आजकल की जो हमारी पीढ़ी है, इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। हमें इन सारी विभूतियों को हर वक्त नमन करना चाहिए और हर समय याद दिलाना चाहिए कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डे को ही हम इनको याद करें, हम इनको हर समय याद करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इनके बारे में कुछ रोचक चीज़ें बताऊंगा। ध्यानचंद जी को हम लोग हॉकी का जादूगर भी बोलते थे। ये इतने बड़े लीजेंडरी प्लेयर थे कि इन्हीं की वजह से हॉकी को घर घर में फेमस हुई। इन्हीं की वजह से हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी बना। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं क्रिकेट हर गलियों में, मोहल्लों में खेला जाता है ना। सेम उसी तरह हॉकी को भी उस समय इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के प्रयासों से घर घर में, मोहल्ले में, गलियों में खेला जाता था। इनका जादू, मतलब हॉकी का जादू कुछ इस तरह से था कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जिसने कि सारी दुनिया को हरा दिया था, इनके सामने झुक गया और कहा कि आप मेरी आर्मी में आइए महोदय। लेकिन उन्होंने कहा मेरा भारत महान, और इतना बड़ा उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके जन्म के बारे में। ये उस समय की बात है जब हमारा देश भारत ब्रिटिश के अधीन था। खेल के बारे में, खेलना तो अलग, हम लोग खेल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं अपने आप से कर सकते थे। ये उस समय की बात है। तो इनका जन्म 1905 29 अगस्त इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज बोलते हैं, हुआ था। तब इनका नाम ध्यान सिंह था। इनकी माताजी का नाम श्रद्धा सिंह और पिताजी का नाम शमशेर सिंह था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके घर वाले इनके जन्म से बहुत खुश हुए। इनका एक भाई भी था जिनका नाम रूप सिंह था। उन्होंने भी इनके साथ तीनों ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया हिंदुस्तान को। तो आप दोस्तों जान सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक ही परिवार के दो भाई
कितने बड़े, कितने महान निकले और उन्होंने देश का नाम रोशन किया और 3-3 गोल्ड मेडल लाए। दोस्तों एक बार तो इनकी हॉकी को किसी समय मैच खेल रहे थे तो इनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया कि ऐसा तो नहीं कोई मैग्नेट लगा हो, हैं। तो जब फिर वो दूसरी इनको हॉकी दी गई, उसके बाद भी इनका जादू वही था। लेकिन इनके पिताजी जो कि एक ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे, इन्हीं की चूँकि आप जानते हो आर्मी वालों का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता है, फाइनली ये झांसी में सेटल हुए। शुरू में पढ़ने लिखने में इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, अच्छे नंबर भी नहीं आते थे, इसलिए घर वाले इनसे बहुत परेशान थे। ये स्कूल जाते नहीं थे और क्या करते थे, अगर स्कूल जाते भी थे तो स्कूल ना जाके किसी मैदान में या किसी जंगल में चले जाते हैं, पेड़ों की डाल को काट लेते, इस तरह से बना लेते थे और उससे हॉकी खेला करते थे। रबड़ की बॉल और कागज़ की बॉल से बना लेते थे और उससे हॉकी खेला करते थे। ये कोई नहीं जानता था कि ये लड़का इतना बड़ा लीजेंडरी एक टाइम पे बनेगा। इनके पिताजी ने सोचा कि ये लड़का तो पढ़ता लिखता है नहीं, तो फिर क्या करे, तो इन्होंने इनको आर्मी में एनरोल करा दिया और उस समय इनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। अगर आर्मी में ज्वाइन करने से इनको पता था कि जब आर्मी हम ज्वाइन करेंगे तो हमें तो खेलने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। खैर ये तो उस समय की बात है, तब इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था और इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ने गए थे और जब ये वापस आए तो आर्मी ज्वाइन करके ये बहुत ही खुश हुए कि हमारा बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली है, और ये इसलिए और खुश हुए कि हमारा आगे का रास्ता खुल गया। कैसे खुल गया कि अभी ये सोचते थे कि हम आर्मी को अपनी यहाँ पे प्रूव कर सकें कि आर्मी में अलग स्पोर्ट्स की मतलब रेजिमेंट होते हैं, सब खेलते रहते हैं, तो इन्होंने ये सोचा। और जब ये भर्ती हुए आर्मी में तब इनकी सैलरी मात्र 10 से 12 रुपये थी। तो ये इतना खुश हुए कि चलो हमारी डाइट का इंतज़ाम हो गया। पहले लोग डाइट से ज़्यादा खुश होते थे। और हॉकी के लिए इनका प्यार जो था दिन पे दिन बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ता गया। डालों से खेलते खेलते इनको पता नहीं चला कि कब इनका टैलेंट निखर गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ध्यान सिंह था। और ध्यानचंद कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये जब अपनी रेजिमेंट, अभी तो ये भर्ती नहीं हुए थे हॉकी के, जो इनके आर्मी की हॉकी की टीम थी, तो कैसे हॉकी इनकी निखरी। तो जब इनकी रेजिमेंट रात में सो जाती थी तब ये उठते थे, अपने रूम से उठते थे और मैदान में जाके पेड़ की डाल से, जो पेड़ की इन्होंने हॉकी बना के रखी थी, उसको छुपा के रखते थे और उससे हॉकी खेलते थे, उससे ड्रिबलिंग करते थे, उससे प्रैक्टिस करते थे। और रात में इनको नींद नहीं आती थी और सुबह जब ये 3 बजे ही उठ जाते थे। 3 बजे जब उठ जाते थे तो दोस्तों आप जानते हो कि हॉकी का जो गोल पोस्ट होता है वो लकड़ी का बना होता है, तो उस पर अगर हम कोई चीज़ मारेंगे तो आवाज़ होगी, है ना। तो जब ये गोल पोस्ट पे हॉकी मारते थे तब लोग इनकी हॉकी की आवाज़ से सुनते थे। एक दिन जब ये रात में प्रैक्टिस कर रहे थे तो इनके जो रेजिमेंट के जो इनके इंचार्ज थे श्री बाला तिवारी जी, उन्होंने देखा कि लड़का रोज़ रात में कहाँ जाता है, क्या करता है, चलो उसको देखा जाए। तो एक दिन में तो वो जज नहीं कर पाए, 2-3 दिन उन्होंने लगातार देखा कि ये लड़का तो हॉकी की डाल से बना के इतना अच्छा खेल रहा है, तो अगर इसको हम हॉकी पकड़ा दें फिर क्या कहने की बात है। और दोस्तों ये जब प्रैक्टिस करते थे ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, तो उसी से ही इनका नाम ध्यान सिंह से होके ध्यानचंद पड़ गया। इनका नाम ध्यान तब पड़ा। अच्छा, एक दिन की बात है, रात में जब ये सो रहे थे या शाम को सो रहे थे तब एक इनका सिपाही आया और एक सोल्जर आया और उन्होंने कहा, महोदय उठो, आपका सिलेक्शन जो है न्यूजीलैंड टीम के लिए हो गया है। चूँकि न्यूजीलैंड टीम में आर्मी के ही कंपटीशन होते थे, है ना, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड आर्मी के कंपटीशन होते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। पहली बार ध्यानचंद को अपना इंटरनेशनल जलवा दिखाने का मौका मिला। इंडियन हॉकी उस समय अपने पीक फॉर्म पे थी। पीक फॉर्म का मतलब एकदम टॉप फॉर्म पे थी। और दोस्तों बताऊं, जैसे आजकल हॉकी होती है ना, तो कोई भी मैच जीतता आदमी मात्र 2-3-2, 2-1, 4-3, इससे अधिक नहीं जीतता है ना। तो
ये उस समय ये लोग जीतते थे 10-0, 11-0, 12-0, मात्र 6 गोल तो करते ही करते थे। तो ये उस समय की बात है जब ये हॉकी खेलने, जब ये इनका सिलेक्शन होके इंडियन आर्मी का न्यूजीलैंड गए, तो वहाँ पे लोगों ने देखा अरे ये भाई कौन बंदा है, ये कौन है जो लगता है कोई जादूगर है। मतलब ये 12-0 से तो नीचे बात ही नहीं करते थे, जैसे बताया ना मिनिमम 6 गोल। और लास्ट में इनका जो मैच हुआ था वो यूएसए से हुआ था, तो मेरे ख्याल से 18-0 या कुछ से जीते थे। और फिर उसके बाद क्या है, इनकी नेक्स्ट डे पेपर में खूब फ़ोटो निकली, भाई हिंदुस्तान से कोई हॉकी का जादूगर आ गया है, लोग बड़े खुश हुए, लोग इनको फ़ोटो खिंचाने लगे जैसे कि सभी खिलाड़ी की होता है। और उस समय इनको इंटरनेशनल एक फेम मिला, खूब इनका स्वागत हुआ। ये जब वापस आए हिंदुस्तान, एयरपोर्ट पे इनका खूब स्वागत हुआ, है ना। और ये धीरे धीरे फिर अपनी यूनिट में आ गए और प्रैक्टिस करने लगे। और दोस्तों 1924 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हॉकी के लिए, चूँकि इनका मेन एम तो था कि हम ओलंपिक जीतें, मेन एम था कि हम ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाएं। ये बात है, मैंने आपको बताया ना 1924 की। बहुत बड़ा हादसा क्या था कि ओलंपिक को हॉकी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया था। कोई भी रीज़न रहा हो, ये तो नहीं है ना, हॉकी को बैन कर दिया था। इससे इनको बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा सदमा लगा। मतलब इतना सदमा लगा कि ये अपनी ड्यूटी भी नहीं करते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, और उन्होंने अपनी हॉकी उठा के एक तरफ रख दी थी। फिर खैर धीरे धीरे समय बदला, है ना। बात है 1926 की। तब हिंदुस्तान में एक इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। मतलब फेडरेशन ये होता है कि एक एसोसिएशन बन गई, वही सारे डिसीजन लेगी, वही सारा कुछ करेगी। इंडियन ओलंपिक की हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हो गई ग्वालियर में। और इंडियन हॉकी एसोसिएशन की ही बदौलत दोबारा हॉकी को ओलंपिक में जगह मिली, सिर्फ इंडियन हॉकी की वजह से ही। पूरा श्रेय इंडियन हॉकी को जाता है। और बात आई फिर 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक की। उसमें इंडियन हॉकी की टीम में इनका सिलेक्शन होगा। ये कप्तान थे, हैं। इंडियन आर्मी तब इनको भेजना नहीं चाहती थी, जैसे तैसे इंडियन आर्मी ने इनका सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम में, और ये लोग ओलंपिक खेलने गए। एम्स्टर्डम गए और वहाँ पे पहले ही ट्रायल मैच हुए, और ट्रायल मैच में इंडियन टीम का परफॉर्मेंस वही पुराना, है ना। किसी को 10-0 से हरा रहे हैं, किसी को कुछ हरा रहे हैं। तो वहाँ के लोग सोचने लगे भैया ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हॉलैंड को 4-0 से हरा रहे हैं, ये सब हरा रहे हैं, है ना। और उसके बाद लास्टली ये ओलंपिक 1928 में सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तब उस समय इनको इंटरनेशनल फेम मिला, पहली बार उनको 1928 में इंटरनेशनल फेम मिला। और आजकल स्थिति क्या है कि भारत एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए तरसता है। आप समझ सकते हो कितने बड़े महान खिलाड़ी थे। और जब ये वापस आए तो इन्होंने एक क्लब भी बनाया। जब ये वापस आए 28 से, तो इन्होंने एक क्लब बनाया। क्लब में अपने जूनियर्स को, छोटे बच्चों को ये प्रैक्टिस देने लगे, और इस तरह से इनका गेम में दिन पे दिन और निखार आता गया। फिर वक्त आया 1932 लॉस एंजलिस यूएसए में। तब ये लोग गए, मतलब एसोसिएशन गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद कि भाई इंडियन टीम को जाना है लॉस एंजलिस खेलने, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास कोई फंडिंग वगैरह नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते आप लोगों को, ये सब बेकार की चीज़ें, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये लोग बड़ा दुख हुआ। अल्टीमेटली किसी तरह से कुछ मेहनत करते करते इन लोगों ने, मतलब इंडियन हॉकी एसोसिएशन ने पंजाब नेशनल बैंक से 3,000 रुपये का लोन लिया। मतलब ये आपको बात बता रहे हैं 1932 की, इन्होंने 3,000 रुपये का लोन लिया। तब इंडियन टीम यूएसए पहली बार वहाँ पहुँची, और वहाँ पे इन्होंने पहले ही मैच में जापान को 6-1 से हराया। और अल्टीमेटली फाइनल में यूएसए से इनका फाइनल पड़ा, और दोस्तों इन्होंने यूएसए को 24-1 से हराया, जो कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आप लोग सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है 24-1 से हराने की बात। और ये लोग जब वापस आए तो दोस्तों उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि इन्होंने जो 3,000 रुपये का पीएनबी बैंक से लोन लिया था उसको ये लोग अदा कर सकें। और वहाँ से वापस आते आते इन्होंने और भी किसी कंट्री में टूर्नामेंट खेला कि हमारी गेम को और निखारा जाए। तो लगभग उन लोगों ने ओलंपिक को मिला के और वहाँ के टूर्नामेंट्स मिला के, क्लब से मिला के, इन्होंने 37 मैच खेले। 37 मैच में 34 मैच इन्होंने जीते,
2 मैच ड्रॉ रहे और 1 मैच अबेंडेंड हुआ। उस मैच में टोटल 337 गोल हुए, 337 गोल हुए, जिसमें से ध्यानचंद जी ने अकेले 133 गोल्स किए और उन्होंने दोबारा हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिया। अब फाइनली बात आती है 1936 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना शुरू में हिटलर के बारे में, 1936 बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में है, वहाँ की बात आई। तो ये लोग वहाँ पहुँचे कि हिटलर के गढ़ में जाना है और ये है, ऐसा है, वैसा है ना। तो दोस्तों आपको बताऊँ, ये जब कोई भी टीम कहीं जाती है तो ये लोग एक राउंड मैचेस खेलते हैं, डायरेक्ट टूर्नामेंट नहीं होता है। और जो भी राउंड मैचेस खेलते हैं, जो भी ये फेस्टिवल जिसको हम फ्रेंडली मैच बोलते हैं वो खेलते हैं, वो इंडिविजुअल वहाँ की बी टीम से हम लोग खेलते हैं। इंडिया टीम भी कहीं अभी जैसे आजकल क्रिकेट में जाती है तो वो भी पहले वहाँ की बी टीम से खेलती है, वहाँ की रणजी प्लेयर से खेलती है, ऐसे ऐसे करके। तो पहला मैच इनका पड़ा जर्मनी की बी टीम से, जो कि हम फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। और दोस्तों क्या हुआ, पहले ही मैच में जर्मनी की टीम ने इनको 4-1 से हरा दिया। तो आप सोच सकते हो जर्मनी की टीम तो कितनी ज़्यादा खुश हुई, कितना उनका मनोबल बढ़ गया, कितना मनोबल बढ़ गया कि अरे ये तो इतने बड़े प्लेयर थे, दो लगातार 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतते आ रहे थे, उनको मैंने राउंड मैच में हरा दिया और हमारी बी टीम ने हरा दिया, और हमारी ए टीम अब क्या करेगी, वो तो बहुत बुरा इनको हराएगी। इससे इन लोगों को थोड़ा सा तो दुख हुआ। खैर कोई बात नहीं, शाम को इन लोगों ने, इंडियन टीम ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी और गेम के प्रति एक स्ट्रेटजी बनाई कि गेम को हमें कैसे कैसे खेलना है। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई और अल्टीमेटली सारे मैच जीतते जीतते और ये फाइनल मैच हुआ जर्मनी से। तो जर्मनी तो बहुत खुश थी, अरे फाइनल मैच हुआ, इनको तो हम लोग बहुत बुरा हरा देंगे, क्योंकि हमारी बी टीम ने जब इनको 4-1 से हराया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब फाइनल मैच था, पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, पूरा स्टेडियम भरा था। हिटलर भी मैच देखने आए हुए थे, हैं भाई, क्योंकि उनके देश में हो रहा और उनकी टीम फाइनल पहुंच गई, बी टीम ने हरा दिया, तो सारे बहुत खुश थे। मैच शुरू हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ कि थोड़ा मैच शुरू हुआ, 8-10 मिनट का मैच हुआ, क्योंकि जैसे जानते हो 35 मिनट का एक हाफ होता है, 10-1 मिनट का मैच हुआ। जर्मनी की टीम ने इन पे 1 गोल कर दिया। जर्मनी की टीम ने 1 गोल कर दिया तो आप दोस्तों सोच सकते हो कितने ज़्यादा खुश हो गए। ये थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो हिम्मत नहीं हारते हैं। इन्होंने और अपने गेम को निखारा, इंडियन टीम ने और गेम को निखारा, जिसमें कि उस समय इनके भाई रूप सिंह जी भी खेल रहे थे, केडी सिंह बाबू जी भी खेल रहे थे, जिनके नाम पे ये लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम है ना। तो हाफ टाइम होते होते जो मैच का स्कोर था वो 1-1 से बराबरी पे छूटा, बराबर हो गया। हाफ टाइम हुआ, इनके कोच ने समझाया, सब कुछ स्ट्रेटजी बनी, फिर हाफ टाइम के बाद मैच शुरू हुआ और अल्टीमेटली मैच ख़त्म होते होते, फाइनल मैच ख़त्म होते होते हिंदुस्तान ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया, है ना। और अब आप सोच सकते कि पूरा का पूरा स्टेडियम में सन्नाटा, एकदम जिसको हम बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। हिटलर भी अपने आप को मतलब बहुत दुख हुआ उन्होंने। खैर कोई बात नहीं, उनके टीम में मैच हो रहा था और जब प्राइज सेरेमनी हो रही थी तो हिटलर खुद उठा, प्राइज सेरेमनी से पहले हिटलर खुद उठा और इंडियन टीम को उन्होंने बधाई दी और ध्यानचंद जी से हाथ मिलाए और कहा कि महोदय आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इंडियन आर्मी में, क्योंकि इन्होंने 1-2 ओलंपिक्स जीते तो इंडियन आर्मी ने इनको प्रमोशन करके नायब सूबेदार बना दिया था। इन्होंने बोला कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो इन्होंने कहा तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आप हमारी जर्मनी में आओ, मैं तुम्हें मार्शल की पोस्ट दूंगा, जो कि आज के टाइम पे हमारे ब्रिगेडियर पोस्ट के बराबर होती है, मार्शल का पोस्ट दूंगा। तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं महोदय मैं अपने भारत में सही हूँ, मेरा भारत महान है। इन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकरा दिया, है ना, इन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो ये बात हुई, उसके बाद ये वापस आए, है ना। इन्होंने लगातार, आप सोच सकते हो उस टाइम पे इन्होंने मतलब हमारी जो हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं है उसके पहले इन्होंने लगातार हिंदुस्तान को 3 बार गोल्ड दिलाया, 28, 32 और 36। और वापस आते आते अब इनकी एज हो गई थी 51, तो इन्होंने तो क्या कहते कि इससे रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद ये अपने जूनियर्स को, इन्होंने जैसा बताया ना क्लब बनाया था, छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाने लगे और ये सब करने लगे। और फिर क्या होता है कि 1979 3 दिसंबर को इनका देहांत हो गया।
ये कैंसर से पीड़ित हो गए थे और उस टाइम इतना इलाज की सुविधा भी नहीं थी। क्योंकि आपको बताएं ये बहुत ही सज्जन सीधे थे, पैसे के पीछे उस टाइम के लोग नहीं भागते थे, सिर्फ नाम की वजह से भागते थे। तो 1979 3 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। फिर हिंदुस्तान ने इनको कई सारे मेडल से, पद्म विभूषण और कितने सारे मेडल से भी नवाजा। और उस समय बात ये भी चल रही थी कि इनको हम लोग भारत रत्न भी दे। खैर कोई बात नहीं, भारत रत्न तो उनको मिला नहीं। और इस तरह से तो दोस्तों इन्हीं की याद में हम लोग ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और इनको हम लोग नमन करते हैं। तो ये जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत है और मैं केंद्रीय विद्यालय एसपीजी द्वारका सेक्टर 8 में प्राथमिक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मुझे राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ खेल के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। तो वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर ने बताई होगी स्कूल में ही, फिर भी मैं आपसे एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता है। जब हम भी खेलते थे, कुछ लोग प्रोफेशनली खेल की फील्ड को ही अपना लेते हैं, कुछ वैसे इंटरटेनमेंट पर्पस से या फिटनेस पर्पस से स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एज है इसी टाइम पे एक बेस है आपका जो आपको तैयार करना है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। और हमारे इस समय हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की जो हमारे देश का नाम रोशन करे। उसके लिए सबसे पहले एक स्पोर्ट्स पर्सन में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको रेगुलर हर चीज़ हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन के साथ सुबह जल्दी उठना, अपना वर्कआउट का टाइम शेड्यूल सेट करना, बॉडी को सोने का, बॉडी को रिलैक्स का टाइम भी देना, ताकि जितना बॉडी को रेस्ट मिलेगा बॉडी रिकवरी नेक्स्ट डे के लिए जल्दी करेगी। अपने आप को जितना हो सके सोशल मीडिया इन चीज़ों से बचा के रखें, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट के साथ साथ लॉस ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हम नॉलेज की चीज़ ना लेके वहाँ से अपना टाइम भी वेस्ट करने लग जाते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ है डाइट। हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट वगैरह हमें सब चीज़ लेनी चाहिए। और जितना हो सके हमें जंक फूड या कोल्ड डीप फ्रोजन फूड आइटम है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी जो जितनी हमने मेहनत की और हमने एक जंक फूड यूज़ कर लिया तो बॉडी जंक फूड की वजह से हमारी बॉडी रेस्पॉन्स स्लो कर देगी। हमें जितना उसके जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी में कोई दिक्कतें भी हो सकती हैं। दूसरा, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सनों के साथ हो रहा है इंजरी, वो हर बंदा को पता होने के बाद भी इंजरी हो जाती है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन, जितने स्पोर्ट्स आप सब जो भी खेलते हैं सबको पता है हमें वार्म अप करना चाहिए, लेकिन एक लेजीनेस के चलते हम डेली वार्म अप करके ऊब जाते हैं और हम उसको अवॉइड कर देते हैं, जो सबसे बड़ा इंजरी में का कारण बनता है हमारी खेल में। हमें वार्म अप करना है, प्रॉपर वार्म अप करना है। आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितना आप बॉडी को दे सकते हैं मैक्सिमम वार्म अप में दीजिए। आपको छोटे लिटिल जॉइंट से लेके बड़े जॉइंट जितनी बॉडी के है आपको वार्म अप करना है। उसके बाद जो गेम आपको खेलना है तो आप खेलने के रेडी हो गए, लेकिन एक आपको लाइट स्ट्रेचिंग आपको गेम से पहले करनी है। जो आप गेम खेल रहे हो उस गेम में कुछ मसल ज़्यादा यूज होती है तो उस पार्टी थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग ज़्यादा कीजिए। फिर गेम कंप्लीट होने के बाद कूल डाउन करना बॉडी को, स्ट्रेचिंग ज़्यादा टाइम में 15 20 25 सेकंड का स्ट्रेचिंग करके हर मसल्स की अलग अलग तरह की होती है स्ट्रेचिंग। आपको आपके स्पोर्ट्स टीचर बता सकते हैं जब आप उस टाइम, या आपके कोच बता देंगे आपको। और उसके बाद है आपको रेस्ट देना बॉडी को। आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, कंटिन्यू बॉडी के ऊपर आप बर्डन डालोगे तो बॉडी उसका रिएक्शन कर देगी और बॉडी आपको जो आप रिजल्ट चाहते हो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। क्योंकि हर स्पोर्ट्स पर्सन चाहता है, कुछ ड्रीम लेके हर बंदा फील्ड में उतरता है कि मैं इतना मेहनत करूंगा, मैं इस टाइम तक ये टारगेट मेरा सेट है। साथ में इंजरी होने के बाद कई बार कहता हमें छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, जैसे मान लो मोच आ गई, कंधे में हल्का सा दर्द है या हल्के कलाई में है, क्योंकि हर गेम बॉडी के हर जॉइंट का हर गेम में यूज होता है। तो हल्की फुल्की जो आपके जॉइंट में हल्का जो दर्द है, आप जब कंटिन्यू यूज गेम खेलोगे तो आपको दर्द बढ़ेगा, तो आपको उसको छिपाना नहीं, अपने कोच से शेयर कीजिए। और जब भी आपको इंजरी होती है आपको आइस पैक वगैरह उसी टाइम पे लगा लीजिए, और अगर उससे आइस पैक से आपको रिलैक्स मिलता है ठीक, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने कोच से डिस्कस कीजिए।
कई बार बॉडी में क्या होता है, मसल्स पुल हो जाती है, जो एक आम बात है। हमारी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या हम जो गेम खेलते हैं, हमारी बॉडी से काफ़ी वाटर लॉस होता है, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें पानी खूब पीना चाहिए। पानी पिए और अपना ध्यान दीजिए। और दूसरों से अपने बॉडी की कभी भी तुलना मत कीजिए कि उसने वो तो उस बंदे को तो उसने 1 घंटा मेहनत की, उसको ये चीज़ आ गई और आपको 2 घंटे मेहनत करने से वो चीज़ नहीं आई है। हर बॉडी का हर बॉडी का अलग रिएक्शन होता है। हो सकता है वो उसकी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर जाए, आपको थोड़ा टाइम ले, लेकिन आपकी भी करेगी श्योर। जब आप अगर स्ट्रोंग हैं, आप सब चीज़ करेंगे। बस अपना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखिए और आप सब आगे बढ़ सकते हैं। जो आप चाहते हैं अपने ड्रीम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू। Good morning, respected Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. I am Rohit Lakhanpal, and today I am here to share my views about the importance and benefit of sport in our day to day life. In today's world, when most of the people are involved in sedentary occupations, it becomes a priority for everyone to keep a check on one's health. But the field of game and sports is so vast that even sitting in an office, one can take out some time to do physical exercise. Participating in these activities make us physically fit, mentally sound, socially adjustable, and emotionally balanced. By doing regular exercise, a children is able to do several tasks actively and vigorously and left with ample of energy to meet unforeseen emergencies like immunity against diseases. Rules and strategies in sports. In viewing of current pandemic situation, all the children and students are not habitual to stay in their homes and studies. I am a sports person and I know the real importance of sport in our life. But because of this situation, students are very much affected. All their classes and homework are on computer or mobile phone, which is beneficial, but it is very harmful for the physical health of a student. They are under a lot of pressure and stress. And to release their stress, a student should adapt yoga in their daily routine. They should do yoga at home instead of going out and doing physical exercises. They can also learn some household skills like cooking, washing clothes, and many more. It will decrease their stress level and improve their physical, mental health. ये लोटा बेलन चलाने वाली भारतीय नारियां हैं। अब कहाँ ये निक्कर उक्कर पहन के दौड़ते फिरेंगे। कि हमारे जैसे देशों में विमेंस टीमें काम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है।
Jai Hind. A wise man once said, youth is a time of immense possibilities. Possibilities of what? A possibility to become a better student, possibility to become a better citizen, or possibility to become a better human being. Sports have got lot of advantages and it helps us to become a better individual as a whole. A healthy body leads to a healthy mind. It reflects the importance of sports in the life of the students. One can take up variety of sports like football, cricket, volleyball, basketball, badminton and lot more. In the present scenario of COVID-19, we can also play lot of indoor games like chess, carom or can do cubing. Sports help us to make a person physically fit and agile and helps to develop an overall personality. It helps for enhancing the growth, height and improve concentration. Sports also helps to develop much needed qualities like leadership, cooperation, teamwork, camaraderie, which is much needed in every sphere of life today. I won't say that you will become Sachin Tendulkar or Messi, but who knows, you can become better than Sachin Tendulkar, better than PT Usha or better than Messi or maybe perhaps Usain Bolt. A healthy youth coupled with the sportsmanship like qualities will help not only your development but will also make India a better country. Who knows that you can be able to make India again as a Sone ki Chidiya. You might have come across a latest news that lot of sportsmen are given Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Few of them have also got the highest award like Padma Vibhushan or Padma Shri. Who knows that in the future you may also get one of those awards and may able to meet our beloved Prime Minister Narendra Modi. I am sure that the principal and teacher of Kendra Vidyalaya Sangathan will help you to hone the skill and learn one of the sport. On the occasion, I would like you to take a pledge that all of you will take up one outdoor sport and one indoor sport and play it for 1 to 1.5 hours daily. My dear young friends from Kendriya Vidyalaya of SPG Dwarka, respected teachers, staff and parents, a very good morning to you all, and I'm sure that you all are keeping yourself healthy and safe in the current period of corona pandemic. It is really a testing time for this country and whole world. But definitely we are keeping all precautions and like healthy lifestyle we are adopting, and we are like safe in all the respects. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आज हम हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुई। तो यहाँ पर सोचने वाली बात एक है कि मेजर ध्यानचंद में ऐसा क्या था कि उन्हें हॉकी का जादूगर की उपाधि मिली और हमने उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। साथ में हम यह भी जानेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स हेल्थ एंड फिटनेस में अपनी भूमिका निभाता है और किसी भी व्यक्ति को उसके गोल प्राप्ति में कितनी सहायता करता है। इन सब बातों का जिक्र मेजर ध्यानचंद की जीवनी जो उन्होंने खुद लिखी, गोल जिसका नाम है गोल, क्योंकि वो हॉकी में भी गोल ही करते थे और ज़िंदगी में भी उन्होंने अपना गोल जो चाहते थे वो उन्होंने प्राप्त किया। उसमें भी इससे संबंध में
बहुत सारे जीवन सूत्र आपको सीखने के मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी, हर एक टीचर, यानी कि हर एक व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद की जीवनी गोल जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप मेजर ध्यानचंद के सिर्फ नाम के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। एक्चुअली वो चंद नहीं, चांद था। होता क्या था कि जिस टाइम में मेजर ध्यानचंद हॉकी सीखते थे, उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह का इतना प्रबंध उचित नहीं होता था, क्योंकि वो गांव की बैकग्राउंड से थे। तो वो चांद की चांदनी रात में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए उनका नाम ध्यान के साथ चांद भी लग गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका हॉकी के प्रति कितना जुनून था कि जो बच्चा रात को चांद की चांदनी में हॉकी की प्रैक्टिस करता है, और उनका डेफिनेटली उनको कितना उसका फ़ायदा हुआ होगा कि चांद की चांदनी होते हुए भी बॉल को देखना, जांचना इतना आसान नहीं होता, फिर भी उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट इस स्पोर्ट्स के प्रति इतना था कि वो उस चांद की चांदनी रात में भी प्रैक्टिस करते थे। दूसरी बात, आप ये जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को कितनी डिसिप्लिन, कितना अनुशासित, कितने कमिटमेंट के साथ, कितनी डेडिकेटेड के साथ और कितनी प्रतिबद्धता उनकी अपने गोल के प्रति थी। जो जीवन का उनका गोल था, मिनटों से हॉकी का अचीवर बनना, द पर्सन हु इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस गेम। तो उसके आप एक बार जानेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कई बार ये शक होता था लोगों को जब वो इंटरनेशनल वगैरह खेलने जाते थे कि भाई उनके एक बार उनकी छड़ी से, मिंटू से, हॉकी स्टिक से अगर गेंद छू गई तो फिर वो छोड़ते नहीं थे, मिंटू से वो गोली करते थे बस उसके साथ। तो लोगों को ये शक होता था, ऐसा तो नहीं है कि भाई इनकी छड़ी के अंदर, इनकी हॉकी स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा है जो इस बॉल से चिपक जाता है और इसके साथ छोड़ते ही नहीं फिर वो। तो उसके लिए एक बार ऐसा हुआ कि उनकी स्टिक को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद मिलना तो उसमें क्या था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, वो तो उनकी प्रैक्टिस थी और उनका डेडिकेशन था उस गेम के प्रति। तो पाया कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ उनकी लगन, प्रैक्टिस और डेडिकेशन का ही नतीजा था कि लोग ये सोचते थे कि उनकी हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक लगा है। तो दोस्तों, ऐसा ही चुंबक अपने जीवन की गोल की प्राप्ति के लिए आपको अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी डेडिकेशन के द्वारा, अपने आप को फिट रख के, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रह के करना है। तो इसमें आगे अगर हम बात करें कि भाई मेजर ध्यानचंद कैसे मेजर ध्यानचंद बन पाए, कैसे वो हॉकी के जादूगर बन पाए, उनके अंदर वो ऐसे गुण कहाँ से डेवलप हुए जिन्होंने उनको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो उसमें भी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप ये जानिए कि स्पोर्ट्स कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं नहीं यार, ये तो इसमें तो समय बर्बाद होता है, हमें स्पोर्ट्स का, अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हम स्पोर्ट्स के लिए समय नहीं निकाल सकते। मेरे को लगता है वो ऐसा सोच के अपना बहुत बड़ा वैल्यूएबल एक चीज़ मिस करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से मिलता है, और जो डेफिनेटली मेजर ध्यानचंद को भी वो मिला होगा, और तभी वो मेजर ध्यानचंद ऐसे मेजर ध्यानचंद बन पाए जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाना पड़ा। मतलब मिंटू से हिज नेम इज सिनोनिमस टू द हॉकी। ओके, तो उसमें क्या होता है कि अब स्पोर्ट्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है, स्पोर्ट्स से एक स्टूडेंट को क्या फायदा होता है, एक विद्यार्थी को क्या फायदा होता है। सबसे पहले है कि स्पोर्ट्स एक विद्यार्थी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। स्पोर्ट्स का सीधा रिश्ता है फिटनेस से, और फिटनेस कैसी, सिर्फ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की बात नहीं होती है, ये मेंटल एंड फिजिकल दोनों फिटनेस की बात होती है। तो जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता है, अपने आप को एक्टिव रखता है, उसको क्या होता है, स्ट्रेस लेवल उसका हमेशा कम रहता है, उसकी बोन्स, मसल, लिगामेंट्स सब कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है।
एक्सेस कैलोरी जो होती है, जो आदमी को लेथर्जिक बनाता है, वो दूर हो जाती हैं। मोटापे से आदमी बचा रहता है, हार्ट के मसल मजबूत होते हैं, एंडुरेंस पावर बढ़ती है। और मिंटू से हार्ट डिजीज से लेके और ब्लड शुगर से लेके और क्या नाम हाइपरटेंशन से लेके सारी की सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये सारी की सारी स्पोर्ट्स अगर हम खेलते हैं तो उनसे दूर रहती हैं ऐसे लोगों से। तो जब आदमी से ये सारी चीज़ें दूर रहेगी, यू कैन इमेजिन कि उस बंदे की एफिशिएंसी नॉर्मल लाइफ में कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, स्पोर्ट्स से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। जब आदमी स्पोर्ट्स में जीतता है तो उससे कोई हाथ मिलाता है, उसके लिए हुर्रे करता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि उसके नॉर्मल स्टडीज में भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उसको कहीं ना कहीं नॉर्मल से अलग खड़ा करता है। दूसरा, स्पोर्ट्स से टीम वर्क जो बढ़ता है। टीम वर्क आप सब जानते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, टीम वर्क ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस दिलवा सकती है। अकेला अगर कोई भी ऑफिसर है, उसके अंदर में 20-25 की टीम है, अगर समझिए हम अपने प्रिंसिपल साहिबा का ही एग्जांपल लें, अगर प्रिंसिपल साहिबा की टीम क्या है, प्रिंसिपल साहिबा की टीम उनके स्कूल में टीचर्स और उनका स्टाफ है। अगर समझिए ये एक टीम से काम ना करें, भाई प्रिंसिपल साहिबा ने कोई एक प्रोग्राम तैयार किया और उस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक करना है, लेकिन कोई भी साथी नहीं मिल रहा, कोई टीचर इधर खींच रहा है, कोई टीचर उधर खींच रहा है, स्टाफ बात नहीं मान रहा, क्या वो प्रोग्राम सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। आज का प्रोग्राम भी जो चल रहा है आपने अरेंज किया है, तो ये टीम वर्क का नतीजा है। तो इसलिए टीम वर्क सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्पोर्ट्स में टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता। स्पोर्ट्स में टीम की भावना से ही कोई भी स्पोर्ट्समैन खेलता है। तो जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर टीम वर्क, एक टीम में काम करने की भावना पैदा होती है, क्योंकि उस टाइम ये लगता है कि अगर हम अकेले करेंगे तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कबड्डी में रेडर आता है, उसको कैचर पकड़ते हैं, तो अकेला पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, सारे मिलके पकड़ते हैं, तभी उसको पकड़ पाते हैं, तभी आपको पॉइंट मिलता है। तो स्पोर्ट्स से टीम वर्क वाली चीज एक डेवलप होती है, टीम स्पिरिट एक बंदे के अंदर पैदा होती है, जो कि उसके आगे वाले जीवन में भी काम आती है जब हम प्रोफेशनल लाइफ में घुसते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप की भावना पैदा होती है। जैसे कैप्टन जो बनता है बंदा टीम में, कैप्टन मतलब सबको मौका मिलता है बार बार। जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं कि ठीक है भाई, आज तुम लीड करोगे हमारे टीम को, आज तुम लीड करोगे, तो उसमें डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है, लीडरशिप की भावना बढ़ती है। कोई एक बंदा नाराज होता तो उसको मनाता आदमी, कोई किसी को हार्ड वर्ड बोलता तो उसको थोड़ा सा वो करके, भाई नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते करके हम वो करते हैं। तो उससे क्या है, क्वालिटी डेवलप होती है लीडरशिप की, जो अगेन एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये स्टूडेंट लाइफ में ही अगर ये सारी स्किल्स आपकी आ जाती हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। दूसरी अगली बात होती है, सोशल स्किल्स आदमी सीखता है स्पोर्ट्स में। सोशल स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं, समझिए अभी तो हम स्कूल में खेल रहे हैं स्कूल की टीम में, फिर हम किसी दूसरे स्कूल की टीम के साथ खेलते हैं, फिर किसी स्टेट के साथ खेलते हैं, तो हमारे कितने सोशल रिलेशन बढ़ते हैं। एक दूसरे के स्वभाव को हम समझते हैं, एक दूसरे के कस्टम को समझते हैं। और जब हम ऐसे नहीं होते हैं, जब हम बाहर कहीं नहीं गए होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलके खेलते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं यार ये भी हमारे जैसे हैं। उनकी बहुत सारी लैंग्वेज हम सीखते हैं, और मतलब आप देखिए कितनी बढ़िया लाइफ उस टाइम बनती है, कितना मजा आता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स अगेन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डेवलप द सोशल स्किल्स इन द स्टूडेंट, एंड विच इज very inevitable quality which should be in every person if he wish to be successful in the life. Another thing, स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन पैदा होता है, आदमी अनुशासित बनता है। आप जानते हैं कि हर एक स्पोर्ट्स के नियम होते हैं, और अगर वो उस स्पोर्ट्स के जो खेलता है, खिलाड़ी होता है, उस स्पोर्ट्स के नियम अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसको पॉइंट नहीं मिलते, पॉइंट कट जाते हैं। तो उसमें स्पोर्ट्स खेलते खेलते जो नियम होते हैं उनको फॉलो करने की आदत पड़ती है। तो जब वो नियम को फॉलो करने की आदत पड़ जाती है, मतलब रूल बाइंडिंग जब आदमी बनना शुरू हो जाता है, तो फिर वो लाइफ में भी रूल बाइंडिंग ही रहता है, तो वो डिसिप्लिन ही रहता है। और जब डिसिप्लिन आदमी रहता है तो बहुत सारे क्राइम से, बहुत सारे गलत कामों से हमेशा दूर रहता है।
एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भी, चाहे लाल बत्ती पे कोई भी गाड़ी नहीं है, पूरा खाली है, रात का टाइम है, तब भी वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर वो सारी चीजें इनकलकेट कर ली हैं थ्रू दैट स्पोर्ट्स। तो यू कैन इमेजिन के स्पोर्ट्स एक आदमी को एक सभ्य आदमी बनाने में, डिसिप्लिन आदमी बनाने में भी कितनी सहायता करता है। दूसरी बात यह कि ब्रेन पावर स्पोर्ट्स से बढ़ता है आदमी का, मीन टू से पावर टू फाइट द स्ट्रेस, क्योंकि इससे मिनटों से जब स्पोर्ट्स आदमी खेलता है तो मिनटों से कुछ काम करके आया, जैसे कि हमने 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई की, बहुत स्ट्रेस हो गया, अगर हम सोते भी हैं तो सोने से शायद वो स्ट्रेस दूर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ें सपने में और आपके कॉग्निटिव माइंड में वही सारी चीज़ें घूमनी शुरू रहती हैं, मतलब वो टेंस फ्री नहीं होता। लेकिन आप ये इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए, आप 4-5 घंटे पढ़ के जब आप पूरा थक गए, पढ़ के थक गए, मीन टू से, देन यू गो आउट एंड प्ले स्पोर्ट्स विद योर फ्रेंड्स, यू विल फाइंड enormous energy after that and you will be completely fresh, stressless। तो इसी से वो ब्रेन पावर इसी से बढ़ती है, कंसंट्रेट होने में आदमी को सहायता मिलती है, फोकस बढ़ता है दिमाग में। दूसरी बात, आज के दिन में स्पोर्ट्स वो वाली चीज नहीं रही कि जैसे जब पहले बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज के दिन में उल्टा है। उल्टा मिनटों से ऐसा नहीं है पढ़ना लिखना कोई वैल्यू नहीं, पढ़ने लिखने की भी उतनी ही वैल्यू है, लेकिन स्पोर्ट्स की भी इतनी ही वैल्यू है। स्पोर्ट्स वाले भी अभी कम नवाब नहीं बनते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तेंदुलकर जी से लेके साइना नेहवाल से लेके और हमारे नए नए जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, जैसे वो क्या नाम शूटिंग वाली है भाकर, उसके बाद चौधरी है शूटिंग वाला, और बहुत सारे सो मेनी। तो इसलिए स्पोर्ट्स अब एक बहुत अच्छा कैरियर भी है अगर आप उसको पैशन से फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है। और दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स से ना इमोशंस मैनेज करने में बहुत ही जबरदस्त आपको एक फायदा मिलता है। स्पोर्ट्समैन, मैं मतलब अब रेयर एग्जांपल हो सकते हैं, यू विल नेवर हियर ए न्यूज कि एक स्पोर्ट्समैन ने सुसाइड कर लिया। हाउएवर यू विल फाइंड न्यूमरस न्यूज दैट के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये था, उस बच्चे ने कर लिया, आईआईटी पढ़ रहा था उसने कर लिया, एमबीबीएस पढ़ रहा था उसने कर लिया, बट स्पोर्ट्स वाले का कभी नहीं मिलेगा। डेस्पाइट दैट के स्पोर्ट्स वाला बंदा बहुत डिस्ट्रेस में, फाइनल डिस्ट्रेस में जा सकता है, वो किसी टाइम में रणजी खेला हो सकता है, आज के दिन में हो सकता है उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा हो, बट वो सुसाइड नहीं करेगा भाई। उसको इमोशन पे कंट्रोल करना आ जाता है। कैसे? क्योंकि जब वो स्पोर्ट्स खेलता है बहुत बार वो हारता है, बहुत बार वो जीतता है। शुरुआत में उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया या सब कुछ खो दिया, बट जैसे धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स खेलता रहता है उसकी ये हार और जीत बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो जाती है, और ऐसे ही वो चीज उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जीवन के लिए भी बैठ जाती है कि भाई ये हारना और जीतना जिंदगी में एक कभी खुशी और कभी गम, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसलिए वो इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो इसलिए बच्चों, और इवन दो आज के दिन में जो भी यहाँ उपलब्ध हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, टीचर, स्टाफ, पेरेंट्स, तो हर एक आदमी को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, उनके साथ में खेलें और प्रॉपर टीम बना के खेलें, और उसको मतलब यू विल फाइंड कि उससे कितना ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। और मेरे को लगता है असली मतलब आज के दिन के नेशनल स्पोर्ट्स डे का मकसद और कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद को याद करना और उनको श्रद्धांजलि देना यही होगा अगर हम आज ये प्रण लें कि आज के बाद हम सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स ये प्रण लेंगे कम से कम दिन में 1 घंटा हम स्पोर्ट्स जरूर खेलेंगे, दैट टू बी आउटसाइड स्पोर्ट्स। मीन टू से स्पोर्ट्स ये वाला स्पोर्ट्स नहीं कि कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, वो उल्टा है, उससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस कम नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्पोर्ट्स। तो हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स ये आज से एक रेजुलेशन ले, ये प्रण ले कि 1 घंटा हम
अवश्य खेलेंगे आज से। और फिर देखते हैं कि अगर हम अगले साल भी मिलते हैं तब कुछ लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रण को अगर एक साल निभाया है तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या जीत पाया है। जय हिंद, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज अगर हम बात करें कुछ सफल लोगों की तो बिजनेस में से कुछ नाम निकल करके आएंगे, जैसे बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी, अंबानी, जेफ बेजोस। इन सब की तो बात हो रही है, लेकिन देश की बेटियों के बारे में बात करने की जरूरत है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा सफलता की देश की बेटियों के माध्यम से। हाँ जी, उन लड़कियों के माध्यम से जिसने असल में सफलता के मायने इस पूरे देश को समझाए हैं। और ये वीडियो हर मर्द को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम इन लड़कियों से सीखेंगे कि मर्दानगी होती क्या है। हेलो, मर्दानगी कोई जेंडर बेस्ड टर्म नहीं है। मर्दानगी का मतलब है कि एक जुनून सिर पर सवार हो जाना। मर्दानगी का मतलब है कि मरते दम तक हार नहीं मानना। और मर्दानगी का मतलब है कि अपनी चीज के लिए, अपनी जीत के लिए अंत तक लड़ते रहना। सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन 5 मर्दानियों से 5 लेसन हर एक इंसान जरूर सीख कर जाना। रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कह देना। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज आप सिर्फ ये वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप मुझे आज कमेंट करके भी बताएंगे कि इन 5 लड़कियों से जो हमने सीख ली, जो लर्निंग्स ली, उनमें से कितनी चीजें आपकी जिंदगी में भी मौजूद। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पीवी सिंधु की नहीं, शटलर स्टार पीवी सिंधु की। 2017 का वो फाइनल मैच हर एक इंसान को याद होगा जब नोजोमी ओकुहारा ने पीवी सिंधु को फाइनल्स में हराया था। बस एक बात मेरी सुन लेना, आज सबसे पहली लर्निंग यहीं से शुरू हो जाती है कि सिंधु हार तो गई पर हार नहीं मानी। सिंधु हार गई पर हार नहीं मानी। आप जिंदगी में बड़े ऐसे मौके आएंगे जब हार जाओगे, लेकिन हार मानना या ना मानना ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंधु ने अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा तेज कर दिया। जब वो पुलेला गोपीचंद एकेडमी में सारा दिन बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती, उसके बाद वो वहां से निकल करके सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी जाती, ट्रैफिक में फंस करके 60 किलोमीटर का सफर तय करके, और वहां पहुंचने के बाद वो श्रीकांत वर्मा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग, अगर आप उसको देख लें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने जब इनकी ट्रेनिंग का वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि मैं ये वीडियो देखकर ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। यानी आप सोचो कितनी कमाल की ट्रेनिंग, कितनी गजब की प्रैक्टिस करती होगी पीवी सिंधु। 2017 में जिस नोजोमी ओकुहारा ने उसे हराया था फाइनल मैच में, उसी फाइनल मैच में ये जो फाइनल मैच था ना, ये सिर्फ और सिर्फ महज 38 मिनट में इस बार पीवी सिंधु ने खत्म कर दिया। 21-7 2 सेट के अंदर स्ट्रेट अवे उसको हरा नहीं दिया, सही कहूं तो रौंद डाला। क्यों रौंद डाला? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस उसके साथ वहां पर खड़ी थी, क्योंकि उसकी एजिलिटी, उसकी हार्डवर्क, उसकी एबिलिटी, उसकी फिटनेस, अगर आप वो मैच देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि क्या जबरदस्त खेली है पीवी सिंधु। पहले 2 बार पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अगली 2 बार पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता, और इस बार गोल्ड जीतकर, सोना जीत करके अपने देश का नाम चमकाया। तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, लेकिन इसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं लगे। आपको लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवी सिंधु की तरह पूरा दिन झोंकना पड़ेगा अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग इस मर्दानी से मिलती है कि हार जाओ पर हार ना मानो, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल लर्निंग अगर आप करते रहेंगे तो जिंदगी कभी भी आपको पछाड़ नहीं पाएगी। दूसरी मैं बात करूंगा मानसी जोशी के बारे में। कौन है ये मानसी जोशी? क्या आपने नाम सुना है? मानसी जोशी ने आपके देश को बहुत प्राउड फील करवाया है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसने बैडमिंटन से मोहब्बत कर ली, उससे प्यार हो गया, और ये पैशन उसका आइडेंटिफाई कर लिया उसके फादर ने। उसके फादर मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब किया करते थे, और वहीं उसका पैशन आइडेंटिफाई किया, और वहीं पर उसको बैडमिंटन के गुर सिखाने शुरू कर दिए। वहीं पर मानसी जोशी ने खेलना शुरू कर दिया, और स्कूल में ये छोटी सी बच्ची डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप्स जीतने लगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड्स लेकर के आने लगी। लेकिन 2011 में क्या हुआ, मानसी जोशी का एक एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में मानसी जोशी को अपना पैर खोना पड़ गया। हेलो, पैर खोया है, जुनून नहीं खोया, पैर खोया है, जज्बा नहीं खोया। उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में जरा सा सेटबैक लगा, अब मैं रो रहा हूं, अब मैं बैठ जाऊंगा, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अरे पैर कट गया लड़की का, लेकिन जज्बा नहीं कटा है। देखो जरा ध्यान से, क्या 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 सीख, क्या लर्निंग मिलती है कि जिंदगी में छोटे मोटे सेटबैक्स तो आते रहेंगे। जिसका पैर कट जाता है वो दोबारा खड़ी हो जाती है, प्रोस्थेटिक पैर लगाती है, चलना शुरू करती है।
सिर्फ चलना नहीं, दौड़ना शुरू करती है। सिर्फ दौड़ना नहीं, बैडमिंटन खेलना शुरू करती है और पहुंच जाती है पुलेला गोपीचंद एकेडमी में। और वहां जाकर के क्या बोलती है कि मुझे पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतनी है। हेलो, खेलनी नहीं है, जीतनी है। सी द एटीट्यूड, सी द कन्विक्शन की जिंदगी में बड़े से बड़ा सेटबैक भी आ जाए, लेकिन वो इसके सपने को नहीं तोड़ पाया। मानसी जोशी ने प्रैक्टिस शुरू की, पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे बैडमिंटन खेलती थी और मानसी जोशी ने दिन रात एक कर दिया। इतनी कड़ी मेहनत की अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। और 2015 में उसने पार्टिसिपेट किया डबल्स में, उसमें मेडल। 2017 में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेडल। 2019 में इस बार वो पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आती है। कौन जो 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, कौन जिसका पांव कट गया है, वो आज पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आती है। अरे जिंदगी में छोटे मोटे सेटबैक मिले तो सीखो मानसी जोशी से कि कैसे अपनी जिंदगी में हार जाओ तो हार नहीं माननी, बल्कि हार को हरा देना है। यहां से दूसरा लेसन मानसी जोशी से जो हमें मिलता है वो है कि जिंदगी में छोटी मोटी मुसीबतें तो आती रहेंगी, हार मिलती रहेगी, लेकिन हार मानना या न मानना ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका एटीट्यूड ये डिफाइन करेगा कि आप जिंदगी में किस मुकाम पर पहुंचेंगे। तीसरी मैं बात करने वाला हूं उस लड़की के बारे में, सोचने से पहले मेरे भी गूज बम्स आ जाते हैं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिमा दास, 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल, 2, 7, 13, 17, 20, 5 डेट्स को लगातार गोल्ड मेडल जीत के उसने इतिहास रच दिया। हिमा दास, हिमा दास क्या आप जानते हैं कौन से राजघराने से बिलोंग करती है? क्या आप जानते हैं हिमा दास किस अरबपति बाप की संतान है? हिमा दास असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की है। उसके फादर एक किसान है, खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। हेलो, तीसरा लर्निंग उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं छोटी जगह रहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। हिमा दास के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये लड़की गरीब घर में पैदा होती है और 5-5 गोल्ड मेडल सिर्फ 20 दिन में निकाल करके ले आती है। क्या चीज थी इसके पास? इसके पास थी कन्विक्शन, इसके पास थी वो विल पावर, इसके पास थी ये सोच कि मेरे आज के हालात क्या हैं, ये मेरी कल की तस्वीर नहीं बता सकते, कल की तस्वीर मैं खुद बनाऊंगी और खुद बदलूंगी। एक लर्निंग लो छोटी सी कि जिंदगी की आज जो प्रेजेंट स्टेट है ये आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती। 5-5 गोल्ड मेडल हिमा दास लेकर के आती है। आज देश का बच्चा हिमा दास का नाम जानता है। पहली बार ये 2018 में चर्चा में आती है। फिनलैंड में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये 400 मीटर में गोल्ड लेकर के आती है लड़की। पूरा देश इसको जान जाता है और भारत के लिए ये पहला मौका था जब उसने IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप के किसी भी लेवल पर कोई किसी लड़की ने गोल्ड जीता हो, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आज तक किसी ने नहीं जीता था। बचपन में फुटबॉल खेला करती थी और कहती है कि जो बचपन में स्पोर्ट्स खेलते हैं ना बच्चे, बचपन में फुटबॉल जो खेली उससे इनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, उससे इनका स्टेमिना और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हिमा दास से एक लर्निंग मिलती है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आपका कल डिफाइन नहीं करेंगी। आपकी सोच, आपकी कन्विक्शन, आपका हार्डवर्क, आपका जुनून, आपका पैशन, आप कितनी मर्दानगी से लड़ते हैं ये डिफाइन करेगा कि आपका आने वाला कल क्या होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पीयू चित्रा की। कौन है पीयू चित्रा? भारत को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया। 1500 मीटर का जो खिताब था वो भी इन्होंने बरकरार रखा। चित्रा ने बहरीन की धाविका टाइगेस्ट को 4 मिनट 14 सेकंड 14 पॉइंट समथिंग सेकंड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे हरा करके ये खिताब हासिल किया। हालांकि 23 साल की चित्रा ने इससे पहले 2017 में भी गोल्ड जीता था और चित्रा ने इस जीत के बाद कहा कि जब मैं दौड़ रही थी तो लास्ट मोमेंट पर जो बहरीन की धाविका थी, टाइगेस्ट या क्या नाम था उनका, उसके बगल में होने से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, मुझे डर लगने लग गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने इतनी मेहनत की, अपनी जान, अपना जुनून, अपना पूरा जज्बा झोंक दिया और इस मेडल को जीत करके ही दम लिया। तो यकीन मानो जो चौथी लर्निंग हमें यहां से मिलती है, पीयू चित्रा से मिलती है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में डर सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कभी घबराहट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि टफ मोमेंट्स नहीं फेस करने को मिलेंगे, सब जीत ही जीत मिलती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े कामयाब होने वाले लोग भी डरते हैं, बड़े बड़े कामयाब होने वाले लोग भी कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन उसको वो अपनी जिंदगी का रोना नहीं बनाते। लेकिन वो उस डर से डरते नहीं है, बल्कि डर को चीर करके उसको आगे निकल करके उसको डराने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी में डर है, आपकी जिंदगी में छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, आप जिंदगी में कई बार घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। मर्दानगी ये नहीं है कि कोई इंसान घबराता नहीं है और डरता नहीं है। मर्दानगी ये है कि आप डरते हैं, घबराते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पीयू चित्रा की तरह। पांचवी लर्निंग हमें मिलती है दूती चंद से। इस साल इटली के नेपल्स में 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में
नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दूती चंद गोल्ड हासिल करने वाली भारत की पहली महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई जब उन्होंने इस साल जुलाई में पहला 100 मीटर डैश इवेंट जीता था। 23 वर्षीय दूती चंद ने दौड़ पूरी करने और पहली भारतीय महिला एथलीट बनने के लिए 11.32 सेकंड्स का टाइम लिया। 11.32 सेकंड्स में उसने ये पूरी रेस की और वो कहती है कि मैंने 10-10 घंटे की डेली की प्रैक्टिस की है और मेरा जो ध्यान था, दूती चंद बोलती है कि मेरा जो ध्यान रहता था वो पर्सनल बेस्ट पर रहता था कि कैसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकती हूँ। मैंने किसी से कंपटीशन नहीं किया, किसी दूसरे को नहीं देखा, सिर्फ अपने पर्सनल बेस्ट को अगली बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की जो मेरा पर्सनल बेस्ट था। दूती चंद कहती हैं कि लोगों ने उनके बारे में बहुत बातें की, लोगों ने उनको बहुत बोला था। तो ये मेडल जीतने के बाद दूती चंद ने अपनी फोटो अपने मेडल के साथ पोस्ट की और उस पोस्ट के नीचे उन्होंने एक बात लिखी कि मुझे नीचे खींचने वालों, जितनी तेजी से नीचे खींचोगे उतनी ही तेजी से मैं वापस ऊपर उठूंगी और जिंदगी में जीत करके दिखाऊंगी। क्या लोग आपकी जिंदगी में भी आते हैं जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा? क्या आप उनको हटा करके और अपनी जिंदगी की कामयाबी तक पहुंचने का दम रखते हैं? उनको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेहनत करनी है। दूती चंद की तरह 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने आप से पूछना, 5वीं लर्निंग आप यहां से ले सकते हो कि क्या आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हो? जिस फील्ड में आप मास्टर बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप भी सोना हासिल करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप बुलंदियों को छूना चाहते हो, क्या 10-10 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, किसी और से नहीं। दूती चंद, पीवी सिंधु, हिमा दास 10-10, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे की प्रैक्टिस करती हैं। अपने आप से पूछना आज जरूरी है कि क्या इतना टाइम मैं अपने आप को दे रहा हूं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को दे रहा हूं, अपने फील्ड को दे रहा हूं क्या जिसमें मैं मास्टर होना चाहता हूं? अपने आप से पूछना, मुझसे नहीं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन पांचों में से कितनी क्वालिटीज आपके अंदर है और कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है। और ये पांचों, सिंधु, मानसी, दूती, हिमा, चित्रा, ये पांचों की पांचों हमारे देश को गौरवान्वित करती हैं। ये असली मर्दानगी दिखाती है कि कैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं, कैसे पैर कट जाता है फिर भी आप खड़े हो जाते हैं, कैसे गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी आप सोना लेकर के आ सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज से निर्णय आपको लेना है, आज से निर्णय आपका है कि आपने सोना है या सोना लाना है। क्या आज आप तैयार हैं हार जाने के बाद हार न मानने के लिए? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज द पर्पस। माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। Not about milestone. What it's about is, how much you can contribute, how good you are, and then you take it on. I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present. I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज वी ऑल गो थ्रू ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे टू रीच योर मार्क यू हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ एंड it's all circumstantial small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आसपास इतने सारे मोटिवेशन है। आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो एंड आई फील फॉर मी कंट्री इज द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। What game of cricket teaches me? It teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. If you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो
फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है। टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा। क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रांग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर। और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती है, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वे भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहां से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोक्सटोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई।
जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूं। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच बीच में उन्हें भारत रत्न देने की चर्चा भी जोरों पर थी।